हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज को आज हम देखने वाले हैं। और ये यूके ट्रिपल एससी की एमसीक्यू सीरीज में सेट नंबर आज हम लोग 11 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस हम लोग 10 सेट डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं भाई पेपर के प्रिपरेशन के लिए। 2022 में जो अब होने वाला है अगस्त में होगा। डेट अभी प्रपोज नहीं है लेकिन मंथ प्रपोज है। अब देखते हैं कब आयोग जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है एनवायरमेंटल सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन से रेडी रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। डेली और अल्टरनेट डेज पर आपको वीडियोस देखने के लिए मिल रही हैं। होपफुली आपको डेली अब वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आराम से वीडियो को देखना, समझ में आती है तभी शेयर सब्सक्राइब करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, नहीं आती है तो नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक संधारित्र को आवेशित करते समय धारा नियत रखी जाती है तो संधारित्र पर विभव V तथा समय t के बीच में खींचा गया ग्राफ क्या होगा। देखो हिंदी इंग्लिश, हिंदी में ऑलरेडी क्वेश्चन है, इंग्लिश में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इंग्लिश वाले परेशान ना हो, बने रहे वीडियो में क्योंकि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंग्लिश में। संधारित्र, देखो संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर जो होता है, ठीक है। तो एक कैपेसिटर है, उसको आवेशित करते समय, आवेशित यानी कि आप उसको उस पर चार्ज चार्ज डाल रहे हैं, ठीक है। करते समय धारा यानी कि करंट को हमने क्या किया है, कांस्टेंट रखा है। तो कैपेसिटर पर विभव वोल्ट V तथा t के बीच में, टाइम t के बीच में जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास चार ग्राफ हैं। अब आपको बताना है V और t के बीच में, V एंड t के बीच में क्या ग्राफ होगा, ठीक है। तो चार ग्राफ हैं A B C D। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर C। अब देखो C ग्राफ क्या है भाई, ये है एक जीरो से स्टार्ट होकर बिल्कुल लीनियर ग्राफ है, वोल्ट विभव V और टाइम t के बीच में, ठीक है। अब ये कैसे आया है ये देखते हैं, क्योंकि देखो वोल्टेज जो होती है वो किसके, डिस्चार्ज Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और Q को अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। आई यहाँ पे क्या है, करंट, T क्या है, टाइम, और Q क्या है यहाँ पर, डिस्चार्ज। तो V प्रोपोर्शनल होता है Q के, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q की वैल्यू रख दो IT के, और V इज प्रोपोर्शनल टू द T, यानी कि अगर V बढ़ेगा तो T का मान भी बढ़ेगा, यानी कि आप V की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो टाइम टाइम भी इंक्रीज होगा, या टाइम इंक्रीज होगा तो V की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई यहाँ पर क्या कर दिया हमने, नियत कर दिया, यानी कि कांस्टेंट कर दिया। आई क्या हो गया यहाँ पर, कांस्टेंट हो गया। बात क्लियर हो गई। अब आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने ऑप्शन नंबर सी को पिक किया है। तो जब कांस्टेंट होते हैं तो लीनियर जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो V और T के बीच में जो आवेश ग्राफ बना वो हमारा क्या बना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं भाई, यदि किसी ताम्र वोल्ट मीटर के प्रयोग में धारा घटाकर उसकी प्रारंभिक मान की चौथाई कर दी जाए, यानी कि एक वोल्ट मीटर है, उसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है भाई, और उस करंट को डिक्रीज करके उसके इनिशियल वैल्यू का 1/4 कर दिया जाए, आई के इनिशियल वैल्यू का 1/4 कर दिया जाए, लेकिन प्रारंभिक समय के चौगुने समय तक बहाई जाए, तो एकत्रित तांबे का द्रव्यमान, यानी कि जो तांबा है, कॉपर है, उस कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, यानी द्रव्यमान आपको बताना, मास बताना है कॉपर का, किस कंडीशन में, यानी आई की इनिशियल वैल्यू के 1/4, और टाइम क्या है भाई, टाइम लेकिन प्रारंभिक समय के चौगुने समय तक, टाइम क्या हो जाएगा, 4 इंटू टी हो जाएगा, 4 गुना समय हो जाएगा, आई की इनिशियल वैल्यू के 1/4 हो जाएगा। तो जो कॉपर है उसका मास क्या होगा, वही रहेगा, सेम रहेगा, प्रारंभिक द्रव्यमान इनिशियल मास के 1/4 हो जाएगा, प्रारंभिक मास के 4 हो जाए, 4 टाइम्स हो जाएगा, या फिर प्रारंभिक द्रव्यमान का 1/16 टाइम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भाई, सेम रहेगा। यहाँ पर द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर पूछा गया है करंट की बात हो रही है कि करंट को 1/4 कर दिया जा रहा है, और दूसरा टाइम को क्या कर दिया, 4 इंटू टी कर दिया। तो आपको कॉपर का मास की वैल्यू पूछी जा रही है, तो सेम रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिजिक्स का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और फिजिक्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 3, ठीक है। जब एक सेल के सिरों से 2 ओम प्रतिरोध, जब एक कोई सेल है उसके दोनों टर्मिनल को 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में जोड़ा जाता है,
तो आई की वैल्यू कितनी है 0.5 हो जाती है। जब प्रतिरोध को बढ़ाकर यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको 5 ओम कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, तो एम्पियर कितना हो जाता है, आई की वैल्यू कितनी हो जाती है 0.25 हो जाती है एम्पियर आई की वैल्यू। ठीक है, तो सेल का आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, बात क्लियर हो गई। एक सेल है, उसकी टर्मिनल है, उस पर 2 ओम का प्रतिरोध डाला जाता है या जोड़ा जाता है, तो उसमें धारा 0.5, पहली कंडीशन। अब क्या है, प्रतिरोध को बढ़ाकर 5 ओम कर दिया जाता है, तो एम्पियर भी चेंज होंगे, यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई 0.25 हो गई। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला लगेगा आपका I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो अब इसमें आप वैल्यू डाल दो। I की वैल्यू पहली कंडीशन के लिए हमारे पास I की वैल्यू कितनी है 0.5, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है फर्स्ट वैल्यू के लिए 0. रेजिस्टेंस है हमारे पास 2। ठीक है भाई, 2 प्लस आर, आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये किसकी वैल्यू हो गई ई की। अब दूसरी कंडीशन के लिए ई कितना है, ई इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 5 ओम है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितनी है 0. सॉरी यहाँ आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम प्लस आर। तो भाई देखो दो वैल्यू हो गई, एक ई की वैल्यू ये हो गई, एक ई की वैल्यू ये होगी, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो 0.5 इंटू 2 प्लस आर इज इक्वल टू 0.25 इंटू 5 प्लस आर। तो यहाँ से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू पता चल जाएगी, और स्मॉल आर की वैल्यू आएगी आपके पास ऑप्शन नंबर बी, आर इज इक्वल टू 1 ओम इसकी वैल्यू आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। आपको स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो E के टर्म्स में हमने निकाला, E की टर्म्स में ये इक्वेशन आई, इसमें पहले हमने I की वैल्यू रख दी 0.5 और R की वैल्यू कितनी थी 2। दूसरी कंडीशन में हमने I की वैल्यू 0.25 रखी है और R की वैल्यू 5, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके स्मॉल r की वैल्यू 1 आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। यदि किसी स्रोत का वोल्टेज नापने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, अभी इंग्लिश में बताता हूँ। कोई भी सोर्स है उसकी अगर हमें वोल्टेज मेजरमेंट करनी है, तो सबसे अच्छा जो साधन है हमारे पास वो हमें बताना है कि वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं भाई। ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, अमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर होगा, या फिर विभव मापी होगा। तो कोई भी स्रोत है उसका वोल्टेज नापना है, तो सबसे अच्छा जो सोर्स रहेगा, ठीक है, स्रोत, सबसे अच्छा जो साधन रहेगा, जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा सबसे अच्छा, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर। वोल्टेज को देखकर आप वोल्ट मीटर आंसर कर दोगे, बट यहाँ हो जाएगा गलत। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ध्यान देना भाई, अगर आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, क्या है, वोल्ट मीटर भी है और विभव मापी भी है, तो सबसे अच्छा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वोल्टेज मेजर करने के लिए वो रहेगा हमारे पास विभव मापी। अब आप कहोगे विभव मापी क्या है, ये भाई ये होता है आइडियल, बिल्कुल आइडियल वोल्ट मीटर ही इसको बोलते हैं। इट इज आइडियल वोल्ट मीटर। इसमें आर की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो ये कैसा होता है, ये भी वोल्ट मीटर जो होता है वोल्टेज नापने के लिए होता है, लेकिन इसमें आर की वैल्यू ज्यादा होती है, इंक्रीज्ड वैल्यू होती है आर की, इन्फिनिटी नहीं होती, लेकिन इन्फिनिटी से बड़ी हुई इंक्रीज्ड होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू। लेकिन आइडियल वोल्टेज मीटर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विभव मापी बोल रहे हैं, उसमें आर की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, इसलिए इसको बिल्कुल आइडियल माना गया है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो अगर दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे तो यहाँ पर आप विभव मापी, अगर विभव मापी ना हो तो ऑफ कोर्स ए रहेगा, लेकिन इस कंडीशन में ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, इसी से रिलेटेड है, विभव मापी के तार का पदार्थ क्या होता है, इनकी मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इन विभव मापी इंस्ट्रूमेंट, जो हमने अभी बताया जो वोल्ट मीटर नापने के लिए होता है, तांबा है, कॉपर, स्टील का इस्तेमाल है, मैग्नीन या फिर एल्यूमिनियम। तो विभव मापी के तार का पदार्थ जो होता है, मटेरियल जो होता है, वो हमारे पास होता है एल्यूमिनियम का होता है। बात क्लियर हो गई भाई। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आगे आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन हो गया हमारे पास, अब आता है हमारे पास 6 क्वेश्चन आएगा, 5 हो गए, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 6। क्वेश्चन 6 बोलता है एक गैस द्रवित होती है, क्या द्रवित का मतलब क्या होता है कि जो गैस होती है वो मेल्ट कब हो सकती है, ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे। बात क्लियर हो गई, जो गैस है वो कब मेल्ट हो सकती है। अपने
क्रांतिक ताप के ऊपर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, और ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे होगा, या फिर अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे होगा, या किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगी गैस द्रवित, यानी कि गैस जो मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट होती है, तो वो कौन से टेम्परेचर पर होती है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर दो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे जब टेम्परेचर होगा ना, तब गैस जो है मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7। अब देखते हैं क्वेश्चन 7 आ गया है कि दाब पी गैस कांस्टेंट आर टेम्परेचर टी के पदों में से किसी आदर्श यानी कि आइडियल गैस जो बोलते हैं, आइडियल गैस में पर लीटर मोलों की संख्या क्या होगी। बात क्लियर होगी। प्रेशर पी है, कांस्टेंट आर है, तो इसमें जो आपका गैस कांस्टेंट आर है, टेम्परेचर टी है, इसमें आइडियल गैस में पर लीटर मोलों की संख्या पी टी अपॉन आर होगी, पी आर टी होगी, पी अपॉन आर टी होगी, या आर टी अपॉन पी होगी। ठीक है, तो आपको बताना है क्या राइट आंसर रहेगा। देखो, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक गैस का फॉर्मूला पता है आपको, PV इज इक्वल टू NRT, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है हमारे पास N अपॉन वी की वैल्यू, यानी कि N अपॉन वी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, P अपॉन आर टी हो जाएगी N अपॉन वी की वैल्यू। और N अपॉन वी क्या है, ये आदर्श गैस की इक्वेशन है हमारे पास, PV इज इक्वल टू NRT, और इसमें प्रति लीटर मोलों की संख्या N अपॉन वी की वैल्यू, P प्रेशर, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। H2O2 प्रयुक्त होता है, जो H2O2 है उसका यूज कहाँ होता है, केवल अपचायक के रूप में, यानी कि रिडक्टेंट के रूप में। ओके, केवल ऑक्सीकरण के लिए, ओनली फॉर ऑक्सीडेशन। ओके, ओनली केवल अम्ल के रूप में, ओनली फॉर एसिड। ठीक है, ऑक्सीकारक अपचायक या अम्ल के रूप में, यानी कि तीनों, रिडक्टेंट के रूप में, ऑक्सीडेशन के रूप में, या फिर एसिड के रूप में। तो अब आपको बताना है H2O2 जो है कहाँ प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर आ गया है हमारे पास 8, क्वेश्चन 8 को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो H2O2 प्रयुक्त होता है भाई, ऑप्शन नंबर ए केवल रिडक्टेंट के रूप में होता है, इसको ध्यान रखना, अपचायक के रूप में होता है रिडक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 9। Here we have question number 9। R2NH में नाइट्रोजन का संकरण क्या है। संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन लिया गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्लास से क्वेश्चन है। संकरण जो चैप्टर आता है हाइब्रिडाइजेशन। तो R2NH में नाइट्रोजन यानी कि N के ऊपर क्या, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp या DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर ए। इस पर है भाई हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात क्लियर हो गई। किस पे पूछा गया था, R2H में नाइट्रोजन पर पूछा गया था। ठीक है, और जो N एटम होता है, जो नाइट्रोजन एटम होता है, उस पर क्या होता है भाई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्यूप्रस क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CuCl का एक अमोनियम विलयन अवशोषित करता है CO2 पर, SO2 पर, H2SO4 पर, या फिर CO पर। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन नंबर डी। जो क्यूप्रस क्लोराइड है का एक अमोनियम विलयन अवशोषित करता है क्या, CO, ऑप्शन डी। कैसे करता है देखो, फॉर्मूला देखो, इक्वेशन CuNH3Cl, ठीक है, प्लस CO, अवशोषित करने की बात आई थी ना कि एब्जॉर्ब करता है। क्यूप्रस क्लोराइड का एक अमोनियम विलयन अवशोषित करता है। किस चीज को करता है, हमने आंसर दिया था CO को। तो CuNH3Cl प्लस CO एब्जॉर्ब कर रहा है इसको। क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, CuCONH3 ब्रैकेट क्लोज Cl। बात क्लियर हो गई। तो ये इक्वेशन बनी आपकी। तो ये एब्जॉर्ब करता है CO को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी था। 11 क्वेश्चन आता है अब हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइलेरिया रोग का जनक होता है। आपको ये बताना है जो फाइलेरिया डिजीज है
वो कहाँ से किस चीज़ से जन्म लेती है ये बताना। भाई प्रीवियस वीडियो में सेट नंबर 10 में हमने एक मलेरिया वाला क्वेश्चन देखा था कि मलेरिया किसके थ्रू होता है, तो वो होता है फीमेल एनोफिलीज से होता है ना, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मैंने ऑप्शन सी था शायद और मैंने ऑप्शन डी बता दिया, तो उसको करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया, काफ़ी लोगों ने उसको करेक्ट कर लिया है, तो मेक श्योर उसको करेक्ट कर लेना सेट नंबर 10 में। तो यहाँ फाइलेरिया रोग का जनक क्या होता है, मॉस्किटो है, बैक्टीरियम है, हेलीमेंथ है या फिर प्रोटोजोन है। तो फाइलेरिया रोग का जो जनक है ऑप्शन नंबर सी हेलीमेंथ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आता है, स्तन ग्रंथियों को जो मैमल्स ग्लैंड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। मैमल ग्लैंड्स नेचर के बारे में पूछा गया, स्तन ग्रंथियों की प्रकृति कैसी होती है, एपोक्राइन होती है, मीरोक्राइन होती है, हेलोक्राइन होती है या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर है एपोक्राइन होती हैं। जो स्तन ग्रंथियां यानी कि जो ग्लैंड्स होते हैं, मैमल्स जितने होते हैं उनमें जो ग्लैंड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, एपोक्राइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, जीनोफोर नाम है, जीनोफोर किस चीज का एक नाम है। क्वेश्चन 13 आ चुका है हमारे पास, यहाँ लिख रहा हूं मैं। जीनोफोर आपको बताना है सर्कुलर डीएनए का, जीवाणु डीएनए का, सिंगल या डबल डीएनए का या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है जीनोफोर जो है आपका, ये है ऑप्शन नंबर 13 के लिए जीनोफोर। भाई जीवाणु डीएनए, ऑप्शन नंबर बी इज इक्वल टू जीवाणु डीएनए है जीनोफोर, बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये आ गया क्वेश्चन 14, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में प्रयोग किया गया सी का आइसोटॉप क्या है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के अध्ययन में यानी कि स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस में जो कार्बन का आइसोटॉप यूज किया गया क्या है, सी की पावर C13, C14, C15 या C16, कौन सा आइसोटॉप यूज किया गया। तो इट्स आंसर नंबर बी, 14 के लिए राइट आंसर बी है, C14 आइसोटॉप का इस्तेमाल किया गया फोटोसिंथेसिस के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन देता है। भाई एनिमल फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन गिव्स क्या देता है भाई, एनिमल फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन क्या रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनिया NH3। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड देता है, 20 का अभिष्ट उत्तर है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन क्या रिलीज करता है, H2S रिलीज करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इसको ध्यान रखना, बी इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस UPSSC एनवायरमेंटल सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है भाई, कमेंट पिक कर लेंगे आपका। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना भाई, मेक श्योर यू हैव टू कनेक्ट टेलीग्राम, PDF मिल जाएगा आपको इस वीडियो का वहां पर। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आ गई हो वीडियो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू वेरी मच।